अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे ज़कात के ताल्लुक़ से। ज़कात का जो टॉपिक है ये तो बहुत ही लंबा है, आप जानते हैं। ज़कात के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना? कि भाई ज़कात क्या है? ज़कात कौन देगा? ज़कात देने के लिए मिनिमम निसाब क्या है? ज़कात कब दिया जाए? तो ओवरऑल बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ज़कात के, लेकिन हम लोग ज़कात के आज सिर्फ़ एक ही एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इन शॉर्ट मैं बस इंट्रोडक्शन करा दूँ तो आप जानते हैं कि ज़कात जो है इस्लाम के अंदर एक पिलर है और जिसमें ये एक मैंडेटरी प्रैक्टिस है, एक एक इबादत है बेसिकली ज़कात। जिसमें ये बताया गया है इस सिस्टम के अंदर के जिन लोगों के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ है, वो मैंडेटरी उन लोगों को अपने वेल्थ का एक पोर्शन दें, जिनके पास उतना ज़्यादा वेल्थ नहीं है। तो बेसिकली इस्लाम का सिस्टम है, एज़ आई ऑलवेज़ से, इस्लाम इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इस्लाम एक बैलेंस का नाम है। तो इकोनॉमी या वेल्थ को भी इस्लाम जो है बैलेंस करने की बात करता है ना? लेकिन इस्लाम इसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती भी नहीं करता है कि ज़बरदस्ती से लेके बहुत सारा वेल्थ लोगों का लेके दूसरों को दिया जाए, बल्कि एक रूल बना दिया गया, कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए गए जिसके हिसाब से लोगों को अपना ज़कात देना है। तो ज़कात का जो प्रिंसिपल है दीन के अंदर, वो एक तो ये है कि जिनके पास, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड होगा, वो ही ज़कात देंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड का मतलब ये है जिनको हम लोग उर्दू में कहते हैं जो साहिब निसाब होंगे, है ना? और साहिब निसाब को सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये कहा जाता है कि जिनके पास यू नो 7.5 तोला 7.5 तोला अगर गोल्ड है, यानी कि एक्सेस में है उनके अपने टोटल यूजेबल आइटम्स के बाद 7.5 तोला गोल्ड है, तो वो जो है ज़कात दे सकते हैं। अब 7.5 तोला गोल्ड को समझने का आसान तरीका ये है कि भई ये हुआ क्या? तो आज के दौर में जो है तकरीबन 5.5 लाख रुपया हुआ। यानी किसी के पास अगर आज के डेट में 5.5 लाख रुपया है एक्सेस में, तो वो उसके ऊपर जो है ज़कात देगा। तो इन सिंपल वर्ड्स ये बात हुई, ठीक है? और ज़कात के मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा था। आपको किसी भी प्रैक्टिस के, इस्लाम के किसी भी प्रैक्टिस, मसले-मसाइल के अगर आप उसूल को समझ लें, प्रिंसिपल को समझ लें, तो आपके लिए खुद डिसीज़न लेना बहुत आसान होगा। बजाए इसके कि आप डिपेंडेंट हों और आप जाके स्कॉलर्स से या उलेमा से पूछें। आप पूछते रहें, बट आपको उस जर्नी की तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ से कि आप खुद भी तय कर लें अपने लिए कि भई मुझे किन चीज़ों पे ज़कात देना है या नहीं देना है। हमारे सोसाइटी में ऐसा अभी सिस्टम बना हुआ है कि हर एक जो कॉमन आदमी है, लेमैन है, वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मुझे तो नहीं मालूम ये मसले-मसाइल, आई कैनॉट टेक डिसीजन, सो आई हैव टू गो टू क्लेर्जीमैन, आई हैव टू गो टू स्कॉलर्स। दैट इज़ फाइन, बट क्वेश्चन इज़ कि क्या आप अपने इल्म का दायरा बढ़ा सकते हैं? आंसर है यस। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन स्कॉलर्स के बराबर हो जाएँगे इल्म में जिन्होंने बहुत सारा साल दिया है? आंसर है नो। लेकिन क्या आप उस जर्नी की तरफ बढ़ सकते हैं जहाँ पे कि आपका नॉलेज और विज़डम बढ़ने लगे? तो आंसर है कि यस। तो आप सबको, हम सबको जो है उस जर्नी की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हम खुद भी ये समझ सकें कि किसी काम को करने के पीछे का स्पिरिट क्या है। यानी आप बजाय इसके कि रोबोट की तरह आंसर लें कि भाई ये अलाउड है या नहीं है, इसका आंसर यस में होगा या ना में होगा। रोबोट से आप ह्यूमन की तरफ ज़रा बढ़िए और खुद से ही समझने की कोशिश कीजिए कि किसी प्रैक्टिस के पीछे स्पिरिट क्या है, फ़हम क्या है। यानी ज़कात का सिस्टम है तो इसके पीछे फ़हम क्या है, स्पिरिट क्या है। अगर स्पिरिट आप समझ लेंगे ना तो फिर डिसीज़न लेना ज़िंदगी में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ज़कात के का जो एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये है कि ज़कात के ज़रिए ये चाहा जा रहा है कि पैसा जो है वेल्दी लोगों से कम, यानी पुअर लोगों तक पहुँचे। एक बात तो ये। दूसरी बात, ज़कात के प्रिंसिपल एक इम्पोर्टेंट ये है कि इस्लाम मना करता है होर्डिंग ऑफ द वैल्यू को, यानी कि जमा करना या बचाए रखना, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो, कीमत हो या पैसा हो, उसके होर्डिंग को मना करता है इस्लाम। ये स्पिरिट है ना? रूह है ये ज़कात की। तीसरी बात क्या है कि इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है कि जो मनी है वो सर्कुलेशन में रहे, वो चलता रहे ताकि उससे सोसाइटी में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में वैल्यू क्रिएट हो, ठीक है? इससे क्या हो? वैल्यू क्रिएट हो। जब वैल्यू क्रिएट होगा तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल सबका फ़ायदा होगा। तो अगर आप इन उसूलों को समझ लेंगे ना तो आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपके लिए तय करना आसान होगा कि मुझे किन चीज़ के ऊपर ज़कात देना है या नहीं देना है, ठीक है?
तो ये पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस सेशन का मकसद ये है कि आपको आपका जो लेवल है अभी इल्म का ज़कात के ताल्लुक से, उसमें एक लेवल ऊपर लाया जाए और आप उन उसूलों को, प्रिंसिपल्स को समझ सकें, जिनके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि किन चीज़ों के ऊपर ज़कात देना है, किन चीज़ों के ऊपर ज़कात नहीं देना है। अब जैसा मैंने पहले बताया आपको कि 7.5 तोला सोना मिनिमम माना जाता है, और जो कि तकरीबन आज 5 साढ़े 5 लाख रुपया इंडिया की करेंसी में जो है रुपीस है ना, वो वैल्यू है। तो जिसके पास उतना एक्सेस में है, उसके ऊपर वो ज़कात देगा। तो ज़कात का किन चीज़ों पे दिया जाए, इसको लेके कुछ मामलों में तो बड़ी सिंप्लिसिटी होती है, डिसीजन लेना आसान होता है, बट कुछ मामलों में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बहुत पेचीदा बन जाता है। तो उसको आसान करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हेल्प करेगा आपको डिसीजन लेने में, ताकि इस फ्लो चार्ट को देख के आप खुद भी जो है अंदाजा लगा सकें कि ज़कात किन चीज़ों के ऊपर दिया जाता है। तो अलग-अलग तरीका है लोगों का, अलग-अलग स्कॉलर्स का ज़कात के को डिफाइन करने का कि साहब किन चीज़ों के ऊपर देना है, किन चीज़ों के ऊपर नहीं देना है। यहाँ पे मैंने जो है ज़कात किन चीज़ों पे दिया जाए या ना दिया जाए, इसको 2 कैटेगरी में बाँटा है। फर्स्ट कैटेगरी है इनएक्टिव या अनप्रोडक्टिव एसेट, सेकंड कैटेगरी है एक्टिव या प्रोडक्टिव एसेट। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि एसेट से मुराद क्या है? एसेट से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी वेल्थ आपके पास है, जो भी, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, यानी रुपये की शक्ल में हो, सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो, आपका कोई भी सामान हो, कोई ज़मीन हो, खेत हो, मवेशी हो, कुछ भी हो, जिसकी भी कोई वैल्यू है या कीमत है, उसको हम यहाँ पे एसेट कह रहे हैं। तो हर इंसान का अपना कुछ न कुछ एसेट होता है। हर इंसान का कुछ न कुछ अपना एसेट होता है। तो अगर आप अपने बारे में ये तय करना चाह रहे हैं या किसी के बारे में बतलाना चाह रहे हैं कि उनको ज़कात क्या रूल रहेगा ज़कात देने का उनको, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि उनके जो भी एसेट्स हैं ना, उसको आप 2 कैटेगरी में बाँट दीजिए। आप चाहें तो एक पेपर पे टेबल बना के टैबुलर स्ट्रक्चर में इस ए एंड बी 2 कॉलम बना लीजिए, और कॉलम ए में आप उन चीज़ों को लिखिए जो इनएक्टिव एसेट हैं या अनप्रोडक्टिव एसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एसेट या वो चीज़ें जो बहुत एक्टिव नहीं है और आपके कंट्रोल में आपके पास नहीं है ना? उसका कोई इस्तेमाल ख़ास नहीं हो पा रहा है, ठीक है? उसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है मनी के सर्कुलेशन में, मनी के फ्लो में, उसको हम इनएक्टिव कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और एक्टिव या प्रोडक्टिव एसेट उस एसेट को हम कह रहे हैं जो यूज़ में है, जो इस्तेमाल में है या जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों बात है कि जो या तो खुद इस्तेमाल में है, ठीक है? जिसका इस्तेमाल हो रहा है, या वो कोई दूसरा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, यानी यो या वो कोई फ़ायदा पहुँचा रहा है, या वो सर्कुलेशन में है। और इस्लाम का प्रिंसिपल क्या बताता है? मैंने बताया था कि इस्लाम का तवक्को, एक्सपेक्टेशन ये है इकोनॉमी में कि जो मनी हो वो सर्कुलेशन में हो, वो होard होके जमा होके किसी के पास नहीं रहे, ठीक है? तो जब आपने ये लिस्ट डाउन कर लिया, आपने तय कर लिया कि भाई इनएक्टिव क्या है, एक्टिव क्या है, तो उसके बाद देखिए फिर चीज़ों को हम थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, मैं पहले ही आपको एक चीज़ ये बता दूँ क़ब्ल इसके कि आगे बढ़ूँ, कि जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, पेचीदा भी हो जाता है। तो हो सकता है जिस तरह से मैं आगे कैटेगराइज़ करने जा रहा हूँ अभी, जिस तरह से मैं आगे डिफाइन करने जा रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरे एक्सपर्ट या कोई स्कॉलर हो, उनके नज़दीक वो कैटेगराइज़ेशन डिफरेंट हो, या ना वैरी करे वो। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। ये सोचने के नज़रिए पे डिपेंड करता है, तो वो वैरी कर सकता है। अब इसके ऊपर हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद इस फ्लो चार्ट को तैयार किया है, इसके ऊपर काफ़ी जो है एक्सपर्ट्स के भी सजेशंस को लेकर इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद किया है। तो यू में डिफर फ्रॉम इट, है ना? बट ये एक जो है फ्लो चार्ट ध्यान में रख के बनाया गया है कि इकोनॉमी जो है वो कैसे काम करती है। तो ये जो अब इनएक्टिव या अनप्रोडक्टिव एसेट है, उसमें आप देखिए कि क्या-क्या सिनेरियो हो सकता है आपके साथ। एक सिनेरियो पहला तो ये हो सकता है कि इम्पॉसिबल टू विथड्रॉ, यानी ऐसा एसेट है आपके पास जो आपका है तो, लेकिन आप उसको ले लेना अपने बस में, अपने कंट्रोल में कर लेना आपके लिए नामुमकिन है बिल्कुल, यानी लगभग नामुमकिन है, जो कि आप उसको अपने पास ले सकें। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें बताया गया कि कोई सॉफ्ट लोन है, कोई लोन है जो मिसाल के तौर पे आपने किसी को दिया हुआ है ना? तो आपको वो नहीं दे रहा है अभी, या आपके लिए नहीं लेना मुमकिन नहीं है अभी, ठीक है? तो वो इस कैटेगरी में आ गया। या इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल पीएफ है।
जो प्रोविडेंट फंड है, तो कंपनी में जब आप काम करते हैं तो कंपनी आपकी तरफ से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है और आप कभी कुछ पैसा ले करके वो जमा करती रहती है बैंक में, तो उसको कहते हैं पीएफ। तो आमतौर पे इन जनरल आम सिनेरियो में आप इस पीएफ को जो है ना विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो जमा होता रहता है। और जमा होते 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 फिर बाद में जो है कोई खास टाइम आता है, सरकार में रहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको एक बार में पूरा का पूरा पैसा मिलता है। तो ये उस कैटेगरी की चीज की हम बात कर रहे हैं जो पैसा है तो आपका, लेकिन आपके अपने कंट्रोल में नहीं है और आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, ये लगभग नामुमकिन है। या एलआईसी है, एलआईसी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, अब उसका रूल है अपना कि भाई वो 20 साल में मैच्योर होगा, 15 साल में मैच्योर होगा, तो अब वो पैसा आपका लगा हुआ है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉमन मिसाल है इस कैटेगरी की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ये तो बहुत कॉमन है कि आपकी कोई जमीन है अपनी, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें रिश्तेदारों में आपस में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या किसी और ने कुछ केस वेस कर दिया है, तो है प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो आपके पास नहीं है, और आज आपके पास वो नहीं है, हो सकता है बाद में आपके पास आएगा। ठीक है ना। तो जब केस चल रहा है किसी जमीन के ऊपर, तो मालूम चला फैसला आया 5 साल बाद, 10 साल बाद, तब आपके हाथ में आएगा, आपके कंट्रोल में आएगा, तब आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन इस 10 साल तक आपके पास नहीं है। तो ये जितनी भी ये कैटेगरीज है, ये वाली इम्पॉसिबल टू विदड्रॉ, इसके अंदर नो जक़ात होगा, इसके अंदर जक़ात नहीं होगा। और इसके अंदर जक़ात क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके कंट्रोल में आपके इस्तेमाल की चीज नहीं है, आप उससे कोई अपने लिए वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आप उससे इस पैसा से, आपका पीएफ आपके पास ही नहीं है, आप अगर चाहें कल को कोई बच्चे के एडमिशन में खर्चा करना तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है वो। ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को आप चाहे वहां पे कुछ बनाना, उसमें किराया लगाना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। उसी तरह एलआईसी है, आप नहीं ले सकते जब तक कि वो मैच्योर है कि आपको मिले नहीं। तो और भी ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां पे कि कोई एसेट आपके अपने कंट्रोल बस में नहीं है, आपके पास नहीं है, आप उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो फिर उस पे जो है कोई भी ज़कात जो है नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ह्यूज डिफिकल्टी इन विदड्रॉल, यानी जहाँ पे कि विदड्रॉ करने में, वापस लेने में मुश्क परेशानियां तो हैं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो उसमें जैसे ये आ गया, एक एंसेस्ट्रल बैरन लैंड भी आ गया, जिसमें ये होता है कि कोई ज़मीन है, वो पड़ी हुई है, एंसेस्टर्स की है, बट उसको जो है हमने ना बेचा-वेचा है, ना उसमें डिवीज़न किया है। ख़ास करके ये चीज़ जहाँ पे कि वो डिवाइड हुआ नहीं अभी लोगों में। तो ये बहुत कॉमन होता है प्रैक्टिस, कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ मिलनी चाहिए, लेकिन उसके कई शेयर होल्डर हैं, लेकिन अब इंडिविजुअल्स के नाम पे नहीं गया है अभी वो, है ना? इनफरादी तौर पे लोगों को नहीं मिला है, या फिर किसी ने फिक्स्ड डिपॉज़िट करा हुआ है पहले से, किया हुआ है, वो चाहे तो उसको तोड़ देगा तो उसको लगेगा बज़ाहिर मेरा कुछ घाटा हो रहा है। ठीक है? तो ये जो सिनेरियो है जहाँ पे कि ऐसा एसेट जिसको लेने में, अपने हाथ में करने में परेशानी है, नामुमकिन नहीं है, आसान भी नहीं है। तो इसको मैंने जो है एम्बिगुअस रखा है, इसको मैंने योर डिसीजन पे छोड़ा है, यानी इस पे कोई ये नहीं कहा है कि नो ज़कात या ज़कात। ये मुझे लग रहा है शायद खुद ही अपना डिसीजन लेना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेसिटी। आप अगर दे सकते हैं ज़कात, आपको लग रहा है कि आप इजीली दे सकते हैं, तो दे दें। और किसी को लग रहा है कि किसी का लॉजिक ये है, इसमें डिपेंड करेगा तर्क के ऊपर। तर्क क्या, कोई कहेगा नहीं साहब ये तो मैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए इन चीज़ों को खींच पाना, अपने पास ले पाना, तो फिर वो नहीं देगा। लेकिन किसी को लग रहा है कि नहीं मैं खींच तो सकता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा घाटा हो जाएगा, तो मैं क्यों करूँ, चलो मैं उससे अच्छा ज़कात दूँगा, तो वो ज़कात दे सकता है। तो इसको जो है हमने एम्बिगुअस रखा है, यानी यस या नो दोनों में रखा है कि ज़कात वो दे या फिर ना दे, ये वो खुद ही तय करे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ज़कात के मामले में कई सिनेरियो ऐसा होगा जहाँ पे कि पर्सपेक्टिव मैटर करेगा, है ना? कि किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, वो डिफाइन करेगा कि उस पे ज़कात देना है या नहीं देना है। अब एक तीसरी कैटेगरी है ना? तीसरी कैटेगरी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये इनएक्टिव या अनप्रोडक्टिव एसेट की बात कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है ईज़ी टू विथड्रॉ, यानी ऐसा एसेट जो बहुत आसान है, जो आपके बिल्कुल हाथ में है। सबसे कॉमन इसकी मिसाल है बैंक मनी, यानी जो आपका कैश है, जो आपकी सेविंग्स है, जो आपने बैंक में रखी हुई है, या आपकी अपनी पैसा है, अपना पैसा, आप जब चाहें उसको ले सकते हैं। गोल्ड है, जो आपने बैंक में जमा किया हुआ है कि साहब वो मेरा वैल्यू है, मेरा पैसा है, मैं उसको वहाँ रख रहा हूँ। आपकी अपनी ज़मीन है, आपने ज़मीन परचेज़ किया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, आपने प्लॉट लेके रखा है, वो आपकी अपनी चीज़ है। या एनी स्टोर ऑफ वैल्यू नॉट इन यूज़, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यू तो है लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे केसेज़ में जो है वो होर्डिंग हो रही है। यानी यू आर प्रिवेंटिंग मनी फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द मार्केट।
तो यहाँ पे क्या होगा, मैंडेटरी जो है ज़कात लगेगा। तो इन चीज़ों के टोटल कॉस्ट के ऊपर आपको ज़कात देना होगा। यानी लैंड आपने एक लैंड खरीदा जिसका दाम जो भी हो, 10 लाख 12 लाख हो, तो आप आपने खरीद लिया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि मैं 10 साल बाद बेचूंगा उसको, तो फिर आपको उसके ऊपर जो है वो ज़कात देना होगा। तो ये सबसे नॉर्मल केस है, नॉर्मल सिनेरियो है, जो मतलब आमतौर पे लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है, जिसपे लोग ज़कात देते भी हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा जो है डिस्प्यूट नहीं है। तो ये हो गया आपका जो है फर्स्ट कैटेगरी, इनएक्टिव या अनप्रोडक्टिव एसेट। अब हम लोग देखेंगे दूसरी कैटेगरी, जिसको हम कह रहे हैं एक्टिव या प्रोडक्टिव एसेट। यानी कि ऐसी चीज आपकी जो कि एक्टिव है, जो कुछ ना कुछ कर रही है, काम कर रही है, कुछ फायदा पहुंचा रही है, या उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है, सबसे कॉमन जो सिनेरियो है, वो है ये यूजेबल आइटम्स, हाउस होल्ड, पर्सनल यूज। यानी आपकी कोई भी ज़रूरियात की चीज़ जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपने डे टू डे लाइफ में, वो चीज़ें आ गई इस कैटेगरी के अंदर। तो आपका घर जहाँ आप रहते हैं, आपकी कार जिस पे आप चलते हैं, आपकी बाइक, आपकी साइकिल, आपका फर्नीचर, आपके घर में रखा सारा सामान, आपका इवन प्राइवेट जेट अगर आपका है, तो वो सब चूँकि आपके इस्तेमाल की चीज़ है, तो इन चीज़ों के ऊपर कोई ज़कात नहीं होता है, नो ज़कात। है ना? ये भी कॉमन सिनेरियो है जो हम हर लोग जो है इससे दो-चार होते हैं। तो पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं देना है, चाहे वो कितने ही मतलब महँगा चीज़ क्यों नहीं हो, किसी के पास महँगा कोई बहुत महँगा फर्नीचर है, बहुत महँगा कुछ कुछ भी है। इस्तेमाल आने वाली चीज़ है तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात नहीं देता है, नहीं देगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी इसके अंदर, एक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर में। अब हम देखते हैं दूसरे कैटेगरी को। तो उसमें आ गया, एक है एनी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। मैंने आपसे बताया था कि इस्लाम क्या चाहता है कि जो मनी है वो सर्कुलेशन में रहे, है ना, वो सर्कुलेट होता रहे। तो उसके तहत अगर इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, तो उसके ऊपर क्या रूलिंग होगी, या कोई भी आदमी किसी बिजनेस में है तो क्या रूलिंग होगी। तो इसके फर्दर दो सब कैटेगरीज हैं। एक है डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने पैसा डायरेक्टली ही किसी बिजनेस में लगा दिया है। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 लाख था, आपने वो 5 लाख जो है अपने किसी दोस्त के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब उस 5 लाख के ऊपर आपको ज़कात नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपने इस्लाम के रूल को फॉलो किया है, आपने मनी को सर्कुलेशन में रखा है। इस्लाम का ये एक्सपेक्टेशन था कि मनी सर्कुलेशन में हो। तो जब डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा आपका वेल्थ, तो उस पे कोई ज़कात नहीं देना होगा। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर ये आती है, एनी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस में सेकंड कैटेगरी जो आती है, वो है बिजनेस की, यानी किसी का कोई दुकान है, किसी की कोई फैक्ट्री है ना, इस तरह की चीज। चाहे वो बहुत छोटी सी पान की दुकान हो, चाहे किसी के पास रिफाइनरी जैसा बड़ा इंडस्ट्री हो, यानी जिसको हम टिपिकल बिजनेसमैन कहते हैं, जो अपना कुछ एसेट वगैरह रख के करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो भी होता है, इसके अंदर कई पेचीदगियाँ भी होती हैं। बहुत आसान नहीं है इसको तुरंत ही एक बार में समझ पाना। इसको इस तरह से इसको आसान बनाने के लिए हमने ये लिखा है कि हायर ऑफ के ज़्यादा जो, या तो आपका इनकम या प्रॉफ़िट जो आपका आ रहा था बिफोर ज़कात, जो भी आपका प्रॉफ़िट आ रहा था, अगर वो ज़्यादा है सेकंड केस से, तो उस पे देंगे। सेकंड केस को समझ लीजिए, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या कहता है कि जो टोटल एसेट है आपका, ठीक है, माइनस फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंटरी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। देखिए इसको हम मिसाल से देखते हैं कि एक इंसान है जो है बैग की फैक्ट्री चलाता है ना, बैग बनाता है, बैग की फैक्ट्री उसकी है। तो उसकी फैक्ट्री के अंदर क्या है, उसकी फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीन होंगे, है ना, कुछ सिलाई मशीन होगा, कुछ दूसरे टाइप के मशीन होंगे। एक जगह होगा जहाँ पे कि वो किराए पे लेकर के अपने मजदूरों को, अपने अपने एम्प्लॉयज को रख के काम कराता होगा। उसके बाद वो कुछ रॉ मटेरियल मंगाता होगा बैग को बनाने के लिए, और उसके बाद बहुत सारा और मटेरियल सामान रख करके वो बैग बनाता है। तो जब वो बैग बनाने का बिजनेस कर रहा है, तो एक मिनिमम इन्वेंट्री होगा जो कि उसको मेंटेन करना होता है अपने बिजनेस के लिए। मिसाल के तौर पे आप उससे पूछें, बात करेंगे, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे ना महीने में जो है 5,000 बैग जो है हर हालत में तैयार करना है, तैयार रखना है मुझे, तभी मेरा बिजनेस चलता है। इन जनरल एक आम आम सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो अब वो 5,000 बैग को तैयार करना उसके लिए मिनिमम इन्वेंट्री का काम करेगा। तो उस 5,000 बैग को तैयार करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसको, जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको, या जो और भी चीजें चाहिए,
वो उसके लिए इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, इन्वेंट्री रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, कि 5,000 बैग को तैयार करने के लिए जितनी भी जरूरियात हैं वो, तो वो हो गई इन्वेंट्री रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। और एक चीज होती है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब कि वो चीजें उस फैक्ट्री के अंदर जो फिक्स्ड हैं और जो इस्तेमाल में आ रही हैं उसके बिजनेस को चलाने के लिए। तो क्या क्या आ जाएगा, उसकी मशीन आ जाएगी, उस घर उस जगह का रेंट जो वो पे कर रहा है वो हो जाएगा, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है जो वो पे कर रहा है, वहां पे जो भी बिजली चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या वहां पे और भी सामान रखा हुआ है। तो जो चीजें फिक्स्ड हैं, है ना, तो उसके ऊपर उसको जकात नहीं देना होगा। और जो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड है, उस 5,000 बैग को तैयार करने के लिए जो खर्चा है उसके ऊपर भी वो नहीं देगा। टोटल एसेट जो उसका है, उस टोटल एसेट में से हम माइनस कर देंगे इन चीजों को, उसके ऊपर उसको जकात देना पड़ेगा। अब आप समझ रहे होंगे भाई कि यही दोनों चीज तो टोटल एसेट हो गया, ऐसा नहीं है। टोटल एसेट में बहुत सारी वो चीजें भी आ जाएंगी जो इन दोनों में नहीं है। मिसाल के तौर पे कि उसको मान लीजिए 5,000 बैग तैयार करना है, ठीक है, लेकिन उसने रॉ मटेरियल ला के ऐसा रखा जो 8,000 बैग का था, मिसाल के तौर पे। तो 8,000 बैग का रॉ मटेरियल था, उसी तरह 8,000 बैग या ज्यादा, 5,000 से ज्यादा बैग के लिए उसने कुछ दूसरा सामान ला के रखा, या और भी ऐसा सामान रखा जो उसके मिनिमम मिनिमम इन्वेंट्री से ऊपर आगे की चीज है। तो वो सब जो है टोटल एसेट माइनस इसके अंदर आ जाएगी। तो इसके ऊपर फिर वो जो है, वो आदमी जो है जकात देगा। तो ये सेकंड कैटेगरी है और ये फर्स्ट कैटेगरी है। इनमें से जो भी ज्यादा होगा उसके ऊपर वो जकात देगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी के पास जो है बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसमें असेट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें हैं वगैरह वगैरह, बट उसका जो है इनकम जो जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम जनरेट हो रहा है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इनकम जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो, या बहुत ज्यादा उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा जनरेट हो। तो दोनों में से जिस केस में भी ज्यादा उसको, जहां पे ज्यादा आ रहा होगा पैसा, उसके ऊपर वो जकात देगा। ठीक है। तो इस ये जो सिनेरियो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अलग अलग बिजनेस के लिए, इसको फिर भी आसान बना के हमने रखा है। मैं इसको फिर से इस पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, कोई किसी भी तरह का काम ऐसा करता है, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो और भी जो भी काम हो, तो उसके अंदर या तो जो उसको ओवरऑल फायदा हो रहा था जकात देने से पहले, जो प्रॉफिट आ रहा था उसको देखा जाएगा कितना था, और उसके फिक्स्ड एसेट्स को देखा जाएगा। फिक्स एसेट में बहुत सारी चीजें आएंगी, जो जो चीजें फिक्स हैं उसके लिए, उसको रेंट देना है, उसको एम्प्लॉय की सैलरी देना है, उसको बिजली का बिल देना है वगैरह वगैरह, उसका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है ना, बहुत सारी चीजें हैं। प्लस इन्वेंट्री जो उसको चलाने के लिए चाहिए उसको रखना है। तो इन दोनों को सम कर देंगे और टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे। इस चीज के ऊपर जो है जकात किसी बिजनेसमैन को देना पड़ेगा। तो ये हम बात कर रहे थे एनी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है तो। अब एक्टिव या प्रोडक्टिव एसेट में जो है थर्ड कैटेगरी आती है, वो है इन्वेस्टमेंट इन यील्ड जनरेटिंग प्रॉपर्टी। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपका जिसके जरिए आपको कोई इनकम जनरेट हो रहा हो। ठीक है। तो अगेन ये वो सिनेरियो है जिसको इस्लाम चाहता है। इस्लाम चाहता है कि आपका पैसा जो है मार्केट में लगा रहे, या आपके पैसा से कुछ वैल्यू क्रिएट होता रहे, तो ये भी इस्लाम पसंद करता है। तो आपने अगर कोई घर बनाया, उसको किराए पे लगा दिया, ठीक है, तो उस घर के ऊपर आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उससे जो किराया आ रहा है, जो आपका प्रॉफिट है वहां से, उसके ऊपर आपको ज़कात ज़कात देना होगा। तो यहाँ पे ज़कात का मतलब किसके ऊपर है? रेंटल्स के ऊपर है। ठीक है, आपको रेंटल्स के ऊपर है। आपकी कोई भी चीज थी, आपका कोई ऑटो था, आपका कोई बस था, जो आपने किराए पे दिया हुआ है, कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है, वो आदमी आपको जब पैसा दे रहा है तो वो आपका एक तरह से प्रॉफिट हो गया। तो उसके ऊपर आप जो है फिर ज़कात देंगे। ठीक है। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसलिए डिटेल इसको मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया है। एग्रीकल्चरल लैंड में या जो पैदावार होता है उसमें अलग अलग कैटेगरी है इस्लाम के अंदर। एक कैटेगरी वो है जिसमें कि आप 5% पूरे उसके फसल पे देते हैं। यानी आपका अगर खेत या आपकी जमीन ऐसी है जिसमें के सिर्फ बारिश से फसल उग जाता है, और आपको अपना कोई उपाय नहीं करना पड़ता है पानी के लिए, इरिगेशन के लिए, तो वैसे केसेस में आपके जो पैदावार है उसके टोटल पैदावार के ऊपर 10% जकात दिया जाता है। टोटल पैदावार के ऊपर, टोटल पैदावार के 10% क्रॉप के ऊपर आपको जकात देना है। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी होती है जहां पे कि बारिश के अलावा आपको खुद भी इरिगेशन का इंतजाम करना है, तो वैसे केसेस में आपको 5% देना पड़ता है। ठीक है, उसके डिटेल्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं।
यहाँ पे सिर्फ ये जोर है कि इन्वेस्टमेंट इन यील्ड जनरेटिंग प्रॉपर्टी, ऐसी चीज जिससे कि आपको कोई पैसा आ रहा है तो उस पैसे के ऊपर होगा, ना कि टोटल एसेट के ऊपर। आपने 3 दुकान बनवा दिया और 3 दुकान बना के उसको किराए पे लगा दिया, तो इन तीनों दुकान से जो किराया आ रहा है उस किराए के ऊपर आपको जक़ात जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी थी। इसके बाद आता है स्टॉक की कैटेगरी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इस सेशन में हम लोग इस बात के ऊपर बहस नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज, किस चीज में इन्वेस्टमेंट इस्लामिकली अलाउड है या नहीं है। इंशाल्लाह वो हम लोग किसी और सेशन में करेंगे। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई किसी भी आदमी का जो ज़कात देगा उसका इन्वेस्टमेंट है इन चीज़ों में, स्टॉक हो या बॉन्ड हो कहीं भी हो, तो उसको क्या करना है, किस चीज़ के ऊपर ज़कात देना चाहिए। तो यहाँ बहस इस बात के ऊपर नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जायज़ है नहीं जायज़ है, वो हम लोग फिर कभी और करेंगे। स्टॉक्स के ऊपर जो अगेन अलग अलग राय होती है अलग अलग लोगों की। जो बात ज़्यादा बैलेंस वाली समझ में आती है वो ये कि जो आपने स्टॉक लिया और फिर स्टॉक का दाम जो डेल्टा जो चेंज हो गया, जो बढ़ गया जब आपने लिया था, तो उसकी जो इंक्रीज इन द वैल्यू जो हुआ है ना उस स्टॉक का, और जो प्लस डिविडेंड हुआ जो आपको मिला था डिविडेंड, तो इन दोनों को मिला के इस सम के ऊपर आपको जक़ात देना चाहिए। ठीक है, यानी इंक्रीज इन वैल्यू प्लस डिविडेंड। आपको जक़ात के बारे में ये बात तो मालूम होगी कि जक़ात यूजुअली साल के एक साइकिल के अंदर आप डिफाइन करके देते हैं। यानी कि आप एक साल को का डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे लिए साल कहाँ से शुरू हो रहा है। वो पहला रमजान हो सकता है, 1 जनवरी हो सकता है, 15 अगस्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आपको ये मार्क करना है कि मेरा इस पूरे साइकिल के दौरान जो है क्या हुआ, मेरे एसेट्स के साथ क्या हुआ, वो आपको लिखना होगा। तो आपने अगर स्टॉक लिया था और उस टाइम में जो भी उसका दाम था, फिर जो दाम जो आपका नेक्स्ट साइकिल जब खत्म हुआ तो उसका जो इंक्रीज इन वैल्यू हुआ प्लस जो डिविडेंड आपको मिला इस बीच में, तो उसके ऊपर आप जो है जक़ात देंगे। तो ये हुआ स्टॉक के बारे में। उसके बाद जो है फिर एक बॉन्ड्स की कैटेगरी आती है। बॉन्ड्स की कैटेगरी जरा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके अंदर जो है 2 तरह के सिनेरियो हो सकता है कि ऐसा बॉन्ड जो आपने ऐसा लिया है कि मैच्योरिटी तक के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो उस मैच्योरिटी तक के लिए जिसके लिए लिया है उसके लिए आपको जक़ात जो है ऑन फेस वैल्यू प्लस कूपन रिसीव्ड के ऊपर जक़ात देना है। और अगर आपने बॉन्ड ऐसा लिया है जो बेचने के लिए है, अवेलेबल फॉर सेल, तो उसमें जो है जक़ात ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड प्लस कूपन रिसीव्ड। तो उस टाइम जो उसका मार्केट प्राइस है बॉन्ड का प्लस जो आपको कूपन रिसीव हुआ उसके ऊपर आप जक़ात देंगे। इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी है जक़ात की, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू इन यूज, के ऐसा वैल्यू जो यूज में तो है लेकिन इस यूज के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि ये ज्वेलरी, जो गहने हैं, जो जेवरात हैं। अब जेवर जो है, गोल्ड जो है, आपको मालूम है कि इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी अपनी कीमत होती है। तो गोल्ड को रखना अपने पास, है ना, उसके ऊपर जक़ात देना है या नहीं देना है। तो एक बात तो क्लियर है, हमने पहली एक कैटेगरी की बात की थी यहाँ पे, जो हमने कहा था जिसके ऊपर जक़ात देन, इनएक्टिव जो था। इनएक्टिव में ये था कि जो गोल्ड आपने रख दिया है बैंक में, जमा करके रखा है गोल्ड, बैंक में रखा हो, इस नाम पे रखा हो कि मैं अपनी बेटी की शादी में दूंगी, या इस नाम पे रखा हो कि जब हमारे हालात खराब होंगे तो हम बेचेंगे, जो भी सिनेरियो आपने रखा हो, तो वो दोनों कैटेगरी है जहां पे कि आपको उसके ऊपर जक़ात देना है। यानी जो गोल्ड आप बचा के रख रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए रख रहे हैं, या जिस वजह से भी रख रहे हैं, फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, लंबे दौर के लिए रख रहे हैं, तो उसके ऊपर तो आपको जक़ात देना है। लेकिन अब जो ये गोल्ड होता है जो इंसान यूज करता है डे टू डे लाइफ में, इसके ऊपर स्कॉलर्स में 2 तरह का ओपिनियन है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक राय ये है कि चाहे गोल्ड कोई सा भी गोल्ड हो, आप अगर यूज कर रहे हैं तो उस यूज करने वाले गोल्ड के ऊपर भी ज़कात आपको देना चाहिए, है ना। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की राय है। लेकिन इसके बरक्स इमाम हम्बल, इमाम शाफई और तीनों इमाम की राय ये है कि जो गोल्ड यूज में है उसके ऊपर जक़ात नहीं देना है। ठीक है ना, जो ज्वेलरी का काम कर रहा है उसके ऊपर जक़ात नहीं देना है। तो पहला ओपिनियन ये कहता है कि इन मॉडर्न वर्ल्ड व्हेन आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज एज ब्यूटीफुल एज रियल गोल्ड, ओके, पीपल बाई गोल्ड बिकॉज इट कैन एडिशनली बी यूज फॉर बैड टाइम, सो जक़ात ऑन ऑल ज्वेलरी। यानी किसी की राय ये है कि देखो भाई, आप चाहे गोल्ड पहन रही हो चाहे नहीं पहन रही हो, अल्टीमेटली आपको पता है कि इसका वैल्यू बहुत बढ़ेगा, है ना, और कहीं ना कहीं आप
की शायद नीयत भी ऐसी ही हो कि मैं इसलिए लूँ ताकि मेरे पास एक एसेट जमा रहे, है ना। तो अगर ऐसा है, आपकी ऐसी नीयत है, तो आपको इसके ऊपर जो है ज्वेलरी देना चाहिए। लेकिन दूसरा ओपिनियन ये है, वो कहता है कि नहीं भाई, फीमेल यूज ज्वेलरी फॉर एडिंग जीनत एंड नॉट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, सो नो जक़ात ऑन ज्वेलरी इन यूज। दूसरा कह रहा है कि भाई नहीं, ये तो औरतों के खूबसूरती और जीनत के काम में आती है, इसलिए इसके ऊपर जो है कोई जक़ात नहीं होना चाहिए। तो ये दो तरह की राय है। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं, बहुत अक्सर मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, वो लोग देते हैं जो यूजेबल ज्वेलरी है उसके ऊपर भी। ठीक है, हो सकता है उनके पास पैसा भी अच्छा होगा, इसलिए वो दे सकते हैं। मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ओपिनियन टू। ओके, जहाँ पे आई थिंक कि भाई जो ज्वेलरी यूज में है, चाहे वो रेयरली ही यूज क्यों ना हो, एक हुआ डेली यूज की ज्वेलरी जो डेली पहनी जाती है, एक ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ शादी मौके या शादी ब्याह किसी खास मौके पे ज्वेलरी को यूज किया जाता है, तो वो भी यूजेबल चीज है, उसके ऊपर भी ज़कात जो है मैंडेटरी नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन टू जो है वो ज्यादा सही है। अब अगर कोई इंसान अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए अगर इस पे भी देता है अगर ज़कात, देन वेल एंड गुड, फाइन। और अगर कोई नहीं देता है जो ज्वेलरी यूज में आता है, तो मेरे हिसाब से कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि गोल्ड और ज्वेलरी, गोल्ड जो है इसके अंदर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू एक होती है, लेकिन पेपर बेस्ड करेंसी जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अभी बहुत सारे डिस्प्यूट इसलिए क्रिएटेड हैं ज़कात को लेके भी, तो क्योंकि ये फर्क करना होगा हमें कि जो नोट है, जो करेंसी है, और जो गोल्ड है, उसमें क्या क्या फर्क आया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो अहादीस में बयान हुई हैं, वहां पे आपको सोने की बात आएगी, चांदी की बात आएगी, मवेशियों की बात आएगी। और आज का जो इकोनॉमी है उसमें कई चीजें चेंज हो चुकी हैं अब, और कई चीजें अभी भी हैं। जैसे उस टाइम में जो 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी का दाम था, वो इक्विवेलेंट था, बराबर था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, सोने और चांदी के दाम में बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स फर्क आ गया है। तो इसकी वजह से भी कुछ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको कॉमन सिनेरियो के बारे में बताया। ज़कात किन किन चीज़ों के ऊपर दिया जा सकता है। तो आपको अगर अपने लिए तय करना हो, तो एक बार आप भी इस फ्लो चार्ट को देख करके अपना सिनेरियो रख सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, उसका डिसीजन लें। और नहीं, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, आई शुड गो एंड डायरेक्टली आस्क एनी स्कॉलर, देन वेल एंड गुड, इट्स अप टू यू, आप जाएं और आप किसी पूछ भी सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही है कि आपका फिर अपना एक इर्तका, इवोल्यूशन होना चाहिए, है ना। आप लेस नॉलेज डोमेन से मोर नॉलेज डोमेन की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, है ना। आप जहाँ पे 10 साल पहले जो आपका नॉलेज लेवल था इस फील्ड में, आज भी वही है, तो इट मीन्स देर इज नो इवोल्यूशन, इर्तका नहीं है। तो इसमें आपको फिर अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए। जब एक बार खुद से समझ लेंगे, तो फिर डिसीजन लेना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।